सबसे पहले तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारे 10th बोर्ड्स खत्म हो चुके हैं। 7 मार्च को तुम्हारा आखिरी बोर्ड्स का पेपर था सीबीएसई का, मैं जानता हूँ, और वो था एसएसटी का। हालांकि मैंने जब बोर्ड्स के पेपर दिए थे 2 साल पहले, तो तब मुझे एसएसटी बिल्कुल पसंद नहीं थी। एसएसटी सबसे बेकार सब्जेक्ट लगता था मेरे को, और सबसे ज़्यादा नंबर मेरे एसएसटी में ही आए थे। क्या पता तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्तों के साथ ऐसा ही हुआ था। उनके एसएसटी में मतलब उनको बिल्कुल भी बेकार लगती थी, पर फिर भी उनके सबसे ज़्यादा मार्क्स एसएसटी में ही आए। मेरे 97 आए थे एसएसटी में। अब देखिए तुम्हारे कितना आएगा। मैं ये वीडियो 14 मार्च को बना रहा हूँ, तो यानी एक हफ्ता निकल चुका है अभी तुम्हारे जो बोर्ड्स खत्म हुए हैं उसके। और मैं मान के चलता हूँ तुमने अच्छे से वेकेशन बना ली होगी। देखो, अगर तुमने अभी भी वेकेशन नहीं बनाई, अच्छे से रेस्ट नहीं करा, तो एक हफ्ते और कर लो, ठीक है। अब उसके बाद मैं एक चीज़ बताता हूँ कि ज़्यादातर बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से उन्हें 11th रिपीट करनी पड़ती है। देखो, सबको पता है कि 11th क्लास में सबसे ज़्यादा लोग फेल होते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं, और टीचर बिल्कुल ढीलापंती नहीं दिखाते कि मतलब पास कर देते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे का मतलब एक साल बच जाएगा, क्योंकि उन्हें अपना अब जो 12th क्लास का बोर्ड्स का जो रिजल्ट है वो अच्छा करना होता है। और जहाँ भी उन्हें लगता है कि यार अगर 2-3 नंबर से बंदा फेल हो रहा था तो उसको पास नहीं करते हैं। अब वो डिपेंड करता है तुम्हारे टीचर के साथ कैसी बॉन्डिंग है, कैसी तुम रखती हो। अगर तुम जवान वगैरह नहीं चलाते तो शायद तुम पास हो जाओ, पर बात यह है कि अगर तुमने ये 4 गलतियाँ जो मैं बताऊँगा कर दी, तो तुम्हें रिपीट करने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, ये जो 4 गलतियाँ मैं तुम्हें बताऊँगा, तो इसमें से जो 3 गलतियाँ हैं स्टार्टिंग की, वो मैंने भी करी है। अगर लास्ट की 2 गलतियाँ यानी तीसरी और चौथी गलती अगर मैं करता, मैं अभी क्लास रिपीट कर रहा होता, मैं 11th क्लास में फ़ेल हो चुका होता। और अगर तुमने ये गलतियाँ रिपीट करी तो तुम भी फेल हो जाओगे 100%। ये गलती मैंने क्या करी थी, देखो, जैसे 2023-24 बैच में मैंने 10th के बोर्ड्स पेपर दिए थे 2 साल पहले। तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम 99% बच्चे इन्जॉयमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा मौज मस्ती करते हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम के पीरियड में हमने बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को त्यागा होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों का स्ट्रगल किया होता है, बहुत सारी चीज़ों का हमने छोड़ा होता है। जैसे हम किसी शादी में नहीं जाते, हम शादी की दावत छोड़ देते हैं, हम खाना मतलब सही से नहीं खाते जैसे हम खाते थे, हम बहुत ज़्यादा इस ड्यूरेशन में पतले हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा मील स्किप करने लग जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा हम रील्स देखना छोड़ देते हैं। तो ये जो इन्जॉयमेंट है ये मैंने भी स्टार्ट कर दी थी। बोर्ड्स के लास्ट महीने मैंने बहुत ज़्यादा कस के एकदम जी जान लगा के पढ़ाई करी थी, जिसकी वजह से बस 1 महीने में पढ़ के मेरे 86% आ गए थे, जिसकी वजह से और भी आगे चीज़ बहुत बुरी हुई कि मतलब मेरे इतने ज़्यादा परसेंट आ गए। तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुए मैं वो भी बताऊँगा अगले वीडियो में। तो मैंने क्या करा, मैंने कोई लिमिट नहीं रखी थी कि यार कितनी दिनों तक मुझे ऐसे मस्ती करनी है, कितने दिनों तक मुझे वेकेशन मनानी है, कितने दिनों तक मुझे रेस्ट करना है, कितने दिनों तक मुझे रील्स देखती रहनी है, ऐसे डूम स्क्रॉलिंग करती रहनी है, कितने दिनों तक मैं गेम खेलता रहा, करता रहा। देखो, तो इसलिए सबसे पहले तुम एक लिमिट सेट कर दो कि तुम्हें कब तक आराम करना है, कब तक तुम्हें वेकेशन बनानी है, कि जब तक 11th क्लास स्टार्ट नहीं होती तब तक तुम वेकेशन ही बनाते रहो, रेस्ट ही करते रहो, ये मत करना। दूसरी गलती में मैं तुम्हें एक तरीके से स्ट्रीम सिलेक्शन भी बता दूंगा, और मैंने क्या गलती करी। तो सबसे पहले मैं रिज़ल्ट का वेट करता रह गया कि रिज़ल्ट जब आएगा तब मैं देखूँगा आगे क्या करना है। तुम ये मत करना, जब तक रिज़ल्ट नहीं आ रहा तब तक तो बहुत टाइम है, अभी 1 महीना है, शायद 1 महीने बाद तुम्हारा रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। 2 हफ्ते तुम आराम से रेस्ट करो जैसे मैंने बोला, उसके बाद तुम 1 घंटा भी अगर रोज़ देखो तो 1 हफ्ते में तुम देख लोगे कि तुम्हें क्या करना है आगे। ये मैं मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ कि 1 हफ्ते में अगर तुम रोज़ 1 घंटा ये पेन पेंसिल लेकर खुद को सेल्फ एनालाइज़ करोगे, खुद के अंदर चिंतन करोगे, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, पर अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा तुम्हें आगे तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हें क्या चाहिए लाइफ में, तुम्हें पैसा चाहिए, फेम चाहिए, तुम्हें चाहिए क्या है एक्चुअली में। तो उसके लिए आगे कुछ पाथ से आना पड़ेगा, पहला साइंस, उसके बाद कॉमर्स, उसके बाद आर्ट्स, उसके बाद या तो तुम्हारा जो गोल है वो किसी स्किल बेस्ड वर्क पे होगा। तो इन चारों पाथ से तुम्हें किसी एक पाथ से गुजरते हुए जाना पड़ेगा अपने गोल को अचीव करने के लिए, और हर पाथ में मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, ताकि तुम टॉप पे पहुंच पाओ। तो सबसे पहले तुम क्या करो, अब तुमने अपना गोल देख लिया, तुम्हें गोल क्या चाहिए, तुम्हें करना क्या है, ठीक है। अब उसके बाद सबको बताइए कि 11th क्लास में हमें स्ट्रीम सेलेक्ट करनी पड़ती है, जिसमें तुम्हारे काफ़ी दोस्त भी तुम्हारे बिछड़ जाएंगे। वैसे 10th तक मैं सच बोलूँ तो जो दोस्ती है वो 99% आगे सस्टेन नहीं करती है दोस्ती, और 11th और 12th की भी दोस्ती 80% तक आगे सस्टेन नहीं करती है। तो तुम्हारे स्ट्रीम सिलेक्शन में बहुत सारे दोस्त बिछड़ जाएंगे, मैं जानता हूँ, पर कोई बात नहीं, क्योंकि कैनन इवेंट है। देखो, स्ट्रीम सिलेक्शन में, स्ट्रीम लेने में तुम कभी ऐसा मत करना कि तुम्हारा कोई दोस्त वहाँ स्ट्रीम में जा रहा है तो तुम भी चले जाओ, तुम्हारा कोई क्रश जा रहा है या जा रही है उस स्ट्रीम में तो तुम भी चले जाओ कि बस यार हमें तो कोई, हमारा कोई वो नहीं है, हमें तो बस टाइम पास करना है। देखो, टाइम पास नहीं हो पाएगा, 11th में तो फेल हो जाओगे, फिर तुम टाइम पास ही करते रहोगे, फिर घर वाले भी तुम्हें ढूंढेंगे अच्छे से। तुम्हें लेट नहीं होना है, ठीक है, इससे तुम लेट नहीं होगे, तुम पहले से डिसाइड कर लोगे तुम्हें करना क्या है। अब इसके बाद यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस हैं कि तुम्हें कौन सी स्ट्रीम से तुम्हें क्या क्या अचीव कर सकते हो, तुम वो सारी देख लेना। देखो, सारी मतलब हज़ारों वीडियो मत देख लेना, हर स्ट्रीम की एक अच्छी सी वीडियो देख लेना, बड़ी सी आधे घंटे की वीडियो देख लेना, जिसमें वो सब बता देंगे कि तुम्हें क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या एडवांटेज तुम्हें मिलेंगे, क्या क्या उसमें डिसएडवांटेज होंगे। वैसे कोई डिसएडवांटेज होता नहीं है, पर फिर भी तुम्हारे लिए हो सकता है।
तो ये सब तुम कर लेना। मैंने ये चीज़ करी थी अपने रिज़ल्ट आने के बाद। तुम्हारा रिज़ल्ट तो जल्दी आ जाएगा, मेरा रिज़ल्ट देर में आया था, तो मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा मैंने कर दिया था टाइम वेस्ट। मैं पता कैसे आराम कर रहा था, जैसे मैं कोई 65 साल का बुढ़ा हूँ, रिटायर हो चुका हूँ जॉब से, अब बस मृत्यु तक बस आराम ही आराम में बस रील स्क्रॉल करते रहो, डूम स्क्रॉलिंग करते रहो, तो खाना आ गया खा लो और गेम खेलते रहो, बस यही घर में पड़े रहो। मैंने तो बाहर जाके कुछ करा भी नहीं, वेकेशन भी नहीं बनाई कि मतलब ऐसे ऐसे करना होगा, बस घर में पड़ा रहा, आराम करता रहा, सोता रहा, जैसे बुढ़े करते हैं ना, जैसे 65 साल के बुढ़े करते हैं, वैसे मैं कर रहा था। और तुम में से ज़्यादा बच्चे करेंगे। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और सीरियस ले लोगे तो तुम नहीं करोगे और बच जाओगे कसम से, बहुत ज़्यादा तुम्हारा टाइम बच जाएगा, बहुत ज़्यादा तुम रिग्रेट नहीं करोगे, क्योंकि मैं रिग्रेट करता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों करा। रिजल्ट आने तक का वेट नहीं करना, तुम्हें गोल पता चल गया, तुम स्ट्रीम का देख लेना क्या क्या होगा, स्ट्रीम में क्या क्या चाहिए होगा तुम्हें, और स्ट्रीम कौन सी तुम्हें चूज़ करनी है। अब तीसरी गलती जो मैंने करी थी, देखो दूसरी गलती में मैंने रिजल्ट आने तक का टाइम वेस्ट वाली गलती बताई है, ठीक है। अब तीसरी गलती करी थी मैंने स्ट्रीम सिलेक्शन में, इसमें मैं सारी गलतियाँ बता दूँ। तो तीसरी गलती इसमें दो चीज़ है जो मैंने करी है। पहला कि मैंने बस ऐसी हवाबाजी में स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली। दूसरा कि मैंने प्रिपरेशन बहुत लेट स्टार्ट करी, जब 11th क्लास स्टार्ट हो गई स्कूल में तब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। तो पहला हवाबाजी वो स्ट्रीम वाला, तो देखो मैंने तुम्हें बोला कि तुम ऐसे हवाबाजी में स्ट्रीम सेलेक्ट मत करना। स्ट्रीम सेलेक्ट करते वक्त तुम क्या क्या चीज़ें करना, दोस्तों को देख के मत करना, तुम्हें जो गोल में तुम्हारी जो हेल्प करेगी स्ट्रीम, जो अचीव करने में जो नेसेसरी है स्ट्रीम, वो चूज़ करना, और रिसर्च करना अच्छे से कि क्या तुम सच में वो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रीम सिलेक्शन की अच्छे से मैंने तुम्हें बता दिया है। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। देखो स्कूल खुलने के बाद तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, स्कूल खुलने से पहले जितना हो सके सिलेबस कर लो। जब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें कौन सी स्ट्रीम चाहिए, तो उसके बाद तुम उसी दिन से 1 घंटा पढ़ने लग जाओ। देखो अभी तुम्हारा मोमेंटम बैठा हुआ है, तुम 10th क्लास में बहुत ज़्यादा तुम पढ़ते होगे, है ना। तुम 10th क्लास में तुमने जितना पढ़ा होगा, तुमने आज से पहले कभी इतना नहीं पढ़ा होगा, इतने एक दिन में इतने घंटे तुमने नहीं पढ़ा होगा। तो एक मोमेंटम बैठा हुआ है कि हाँ तुम इतने घंटे बैठ के पढ़ सकते हो। अब यही मोमेंटम का तुम्हें यूज़ करना है, वेस्ट नहीं करना। मैंने वेस्ट कर दिया, और वो जो मोमेंटम मैंने वेस्ट किया है वो आज तक मेरा बैठ नहीं पाया है। तो जितना जल्दी हो सके मोमेंटम को फिर से गेन कर लो। ज़्यादा नहीं पढ़ना, उस दिन पहले की तरह 6-6 घंटे नहीं पढ़ना, नींद को सेक्रीफाइस नहीं करना। जिस दिन तुमने ऐसे स्ट्रीम अपनी डिसाइड कर ली, उसी दिन से 1 घंटा पढ़ने लग जाओ, जो कि तुम पढ़ पाओगे बहुत आसानी से। तुम्हारा मोमेंटम अच्छा खासा बैठा हुआ है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और बेस्ट ऑप्शन अगर मैं बताऊं तो वो होगा कि अगर तुम पूरा सिलेबस जो कि तुम कर सकते हो 2 महीने में कंप्लीट कर दो, 11th का पूरा सिलेबस कर दो, जो कि तुम बड़े आराम से कर पाओगे। मैं पेपरों के लिए 11th क्लास में तैयारी करता था, तो मैं 1 दिन पहले पढ़ता था, समझ रहे हो। 1 दिन पहले जो हाफ ईयरली जो मतलब इसमें पूरा सिलेबस आता है, मैं 1 दिन पहले पढ़ता था, फिर भी मैं पास हो जाता था। तो तुम सोच सकते हो, अगर तुम 1 दिन में अगर मैं इतना पढ़ सकता हूँ कि पास हो सकता हूँ, तो तुम पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर सकते हो। तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम टीचर से पढ़ोगे, स्कूल में टीचर पढ़ाएगा उससे पढ़ोगे, तो वो जो चीज़ें हैं वो तुम रिवीजन के लिए रख सकते हो। फिर अच्छे से तुम्हें समझ के पढ़ना है तो तुम यूट्यूब से ही पढ़ोगे, या फिर अगर तुम कोई कोचिंग ज्वाइन करोगे उससे पढ़ोगे। तो क्या है सिलेबस कंप्लीट। देखो अगर तुम कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रहे हो, जो कि ज़्यादातर बच्चे नहीं करते हैं इस वक्त कोचिंग ज्वाइन, तो तुम यूट्यूब से सारा पढ़ लो। यूट्यूब पे हर टॉपिक पे सैकड़ों वीडियो हैं, 100 वीडियो हैं हर टॉपिक पे। तो ऐसा नहीं कहता कि हर वीडियो पे 100 वीडियो देखो, स्टार्टिंग में 3-4 वीडियो देखो, जो टीचर तुम्हें सही लग रहा है यूट्यूब पर, उस पर पूरा सिलेबस, उस पर पूरा जो वो सब्जेक्ट है उससे ही पढ़ो, ठीक है। इसके बाद तुम्हारी जो, क्योंकि कुछ टीचर से हमारी अच्छी ट्यूनिंग बैठती है, कुछ से नहीं बैठती है, इसमें कोई टीचर की गलती नहीं है, ना ही हमारी गलती है, बस समझने का फेर है। सो तुमने टीचर से रिलेटेड कर लिया और तुमने ये सारी चीज़ें कर ली। देखो 10th में तुम कैसे भी हो, तुम्हारा रिजल्ट कैसा भी आ रहा हो, यहाँ से तुम्हारा पूरा रिसेट हो जाएगा, पूरा गेम बदल जाएगा, तुम टॉपर की कैटेगरी में आ जाओगे, और तुम यहाँ वो बच्चे बन जाओगे जो कि जिसको देख के तुम कहते थे कि काश मैं इसके ऐसा होता, काश मेरी भी इतने मार्क्स आते होते, काश मेरा भी इतना ऑरा होता, काश मेरे से भी बच्चे आके ऐसे क्वेश्चन पूछते, तुम वैसे बन जाओगे। देखो अगर तुम्हें रिज़ल्ट की दिक्कत है कि यार रिज़ल्ट कैसा आएगा, मेरे पेरेंट्स मुझे डांटेंगे कि यार तेरा रिज़ल्ट कैसा आया, देखो उसका कोई मैटर नहीं करता। अब तुम अभी पढ़ने लग जाओगे, तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें देखेंगे कि तुम पढ़ रहे हो, तो तुम पढ़ने लग जाओ। देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरी PCM स्ट्रीम है, ठीक है। तो मेरी क्लास में जब मैं स्टार्ट किया था, तो मैं तो लेट स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, पर जो 4-5 बच्चे थे मेरी क्लास के जो कि बहुत ज़्यादा नंबर लाए थे 11th क्लास में, पूरे नंबर, तो उन्होंने क्या किया था, जैसे ही बोर्ड ख़त्म हुए थे उसके 2-3 हफ्ते बाद से ही उन्होंने स्टार्ट कर दी थी पढ़ाई। उन्हें पता था कि उन्हें PCM ही लेनी है, उन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी। उसमें से एक बच्चा था जिसने सिर्फ यूट्यूब से पढ़ा था, और वो भी उसी लेवल पे था, समझ रहे हो। तुम कहीं से भी पढ़ो, बात यह है कि दिमाग में कितना घुस रहा है, कितना तुम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, कितना तुम दिमाग तुम्हारा समझ पा रहा है, बात ये है। तुम कहीं से भी पढ़ो, तुम बड़ी से बड़ी कोचिंग में पढ़ो, तुम सेल्फ स्टडी करो, तुम बुक्स रीड करो, तुम मेन चीज़ है समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्वेश्चन सॉल्व करने आना। समझ में आई? तुम से समझ पा रहे हो, तुम्हें सारी नॉलेज है, पर तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तुम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, तुम क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है भाई।
देखो तुम अगर 11th क्लास स्टार्ट होने से पहले ऐसे सिलेबस कवर कर लोगे तो तुम्हें ही 90% बच्चों से आगे कर देगी। 90% बच्चे में से काफ़ी सारे बच्चे वीडियो देख ही नहीं रहे होंगे। इसमें से भी जो वीडियो देख रहे हैं वो 90% बच्चे काम करेंगे नहीं। सो तुम्हारा कवर सिलेबस हो जाएगा, तुम टॉपर बन सकते हो। मान लो तुम्हारा 10th तक तुम एवरेज स्टूडेंट है, बट यहाँ पे सारी चीज़ें रिसेट हो जाती हैं। सर बता रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, रिसेट हो जाएगा सारा मामला। कोई नहीं पूछेगा कि 10th में कितना आया। अगर तुम्हारे 11th में अच्छे नंबर आए तो समझ में आई। 10th में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे, पर मेरे से कोई नहीं पूछता था, क्योंकि मेरे 11th में बहुत बस पासिंग मार्क्स आते थे ओपनिंग स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन ही नहीं थी। और टीचर बहुत जल्दी भगवाएंगे भाई, उन्हें अपने सिलेबस कंप्लीट करवाना है। वो यही सोच के आएंगे कि तुम कोचिंग पढ़ते हो, ट्यूशन पढ़ते हो। चाहे वो बोलेंगे नहीं बात, वो बोलेंगे कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे करो। और कुछ टीचर होंगे जो सच में ऐसा करेंगे, एक्सेप्शन हर जगह है। कुछ टीचर सच में तुम्हें अच्छे से पढ़ाएंगे, पर उस चीज़ को तुम रिवीजन के लिए रखो। देखो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा अगर तुम प्रिपरेशन कर लो। फिर उसके बाद कुछ भी करते रहना। तुम अपनी हॉबी पे काम करना, फेवरेट हॉबी पे, तुम अपने पैशन पे काम करना, तुम अलग अलग स्किल डेवलप कर पाओगे। तुम प्रिपरेशन कर लोगे तो तुम्हारे पास इतना टाइम बचेगा कि तुम जो चाहे फिर अपनी फेवरेट चीज़ कर सकते हो। चाहे तो फिर रिलेशनशिप में भी आ जाना। वैसे कोई अपनी मर्ज़ी से रिलेशनशिप में आ नहीं सकता, चलो ये सब छोड़ो। पर तुम जो लेट स्टार्ट करने की वजह से ये सारा टाइम गवा दोगे, ये सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे। ये सारा टाइम तुम्हारा बच जाएगा। तुम सिर्फ रिवीजन कर रहे होगे जब क्लास चल रही होगी। समझ में आ रही है तुम्हारी बात? तुम्हारे मार्क्स भी इफेक्ट नहीं होंगे, तुम हर ज़िंदगी का स्वाद ले लोगे, ज़िंदगी के मज़े ले लोगे भाई 11th और 12th में। अगर तुमने 2 महीने पहले ये यूटिलाइज़ कर लिया तो बता रहा हूँ मैं, तुम्हारा एक बड़ा भाई की तरह मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो कि काश अगर कोई मेरे से बड़ा मेरे को बता देता तो आज मैं भी बड़ा खुश होता। यही चीज़ है। 3 मिस्टेक मैं तुम्हें बता चुका हूँ, ये मैंने करी हैं, और इससे क्या मुझे सीख मिली है, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता था, मैंने वो तुम्हें बता दिया। चौथी मिस्टेक मैंने नहीं करी, पर जो तीसरी और चौथी मिस्टेक को मिलाकर अगर तुमने कर दी, अगर तुमने चौथी मिस्टेक भी कर दी, तुम्हारा बहुत गंदा हाल हो जाएगा। तुम 100% फेल होगे। ये मैं इतनी गारंटी के साथ कहता हूँ कि तुम्हारा बहुत ख़राब हाल हो जाएगा भाई। वो चौथी मिस्टेक ये है कि तुम PCMB जैसी स्ट्रीम ले लो। देखो एक होती है नॉन मेडिकल, एक होती है मेडिकल। नॉन मेडिकल वो लेते हैं जो इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर उस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं। मेडिकल कुछ वो लेते हैं जो कि डॉक्टर या फिर उस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं। कि मत लेना, तुम पहले से ये देख लेना कि अगर तुम्हारा इंजीनियर बनने में इंटरेस्ट है तो तुम PCM लेना, वरना तुम अगर तुम्हारा डॉक्टर बनने में या फिर मेडिकल स्ट्रीम में जाने का तुम्हें वो है तो तुम PCB लेना। PCM भी बिल्कुल भी मत लेना कि तुम सोचोगे कि हम तो सब कर लेंगे, नहीं कर पाओगे। देखो अगर तुम रोज़ सेल्फ स्टडी 6 घंटे कर सकते हो, इतनी मेहनत से पढ़ाई कर सकते हो, अगर तुम्हें दोनों पढ़ना है, अगर तुम्हें इंजीनियर भी बनना है, तुम्हें डॉक्टर भी बनना है, तब तुम PCM भी ले लेना। बट अगर ये 3 चीज़ें नहीं है, 3 चीज़ें क्या कि तुम्हें डॉक्टर और इंजीनियर दोनों नहीं बनना, तुम्हें तुम श्योर हो कि तुम पढ़ाई कर पाओगे, कि तुम 6 घंटे पढ़ पाओगे, और तीसरी कि तुम्हें इफेक्ट नहीं होगा, कि तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम चला जाएगा। अगर तुम ये 3 चीज़ें तुम कर सकते हो तो तुम ले लेना PCM भी, और इसी 3 चीज़ों पे डिपेंड पे होने लेना। अगर तुम इसलिए स्ट्रीम ले रहे हो कि तुम्हारी बहुत क्रेज़ होगा, तुम बहुत कूल लगोगे, तुम बहुत ज़्यादा तुम्हारी रिस्पेक्ट मिलेगी, तो देखो फेल होने के बाद ये सब ज़ीरो हो जाएगी, सब नेगेटिव में चली जाएगी। तुम्हें इतने ताने मिलेंगे, इतने बेकार होगा ना। तो जब मैं 11th में आया था तब मैं जब क्लास में बैठा था तो जितने भी तो उसमें से जितने भी पिछले साल वाले बैच में जितनों ने भी PCM भी ली थी सब फेल हो गए थे, सब के सब। ज़रूरी नहीं है सब फेल हों, पर अगर 3 चीज़ें बताई हैं, अगर तुम वो सेटिस्फाई कर सकते हो तो ज़रूरी नहीं है तुम फेल हो। बट अगर तुम नहीं कर सकते, तुम इन चीज़ों पे कि तुम कूल लगोगे, तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, या फिर तुम श्योर नहीं हो कि तुम्हें क्या करना है। देखो सबसे पहले श्योर हो, पहली सीढ़ी यही है कि तुम्हें श्योर होना है कि तुम्हें स्ट्रीम क्या चाहिए। बिना श्योर हुए कोई स्ट्रीम मत लेना, रोगे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तुम्हें रिग्रेट होगा पूरी लाइफ में। मैं थैंकफुली मैंने PCM भी नहीं ली, मुझे इतना दिमाग था कि मुझे नहीं करना ये सब, मुझे क्योंकि मैं थोड़ा तो श्योर था कि हाँ मुझे यार इतना मुझे साइंस और मैथ्स पसंद है तो मैं कर लूँगा। मतलब हालांकि वो भी बहुत गलत था। मैं तुम्हें जैसे बताया कि इसके 10th के बेसिस पे तुम्हें नहीं करना, तो PCM भी स्ट्रीम मत लेना किसी भी हालत में। अगर तुम ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई कि तुम रोज़ 6 घंटे पढ़ सकते हो, रोज़ सेल्फ स्टडी कर सकते हो, और रोज़ तुम्हें दोनों बनना है, इंजीनियर और तुम्हें दोनों बनना है, इंजीनियर और मेडिकल, या फिर तुम्हारा इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा पढ़ाई में, या फिर तुम इतना टाइम अपना पढ़ाई में इन्वेस्ट कर सकते हो, तभी तुम करना PCM भी, वरना मत करना। 100% फेल हो गए, 100%। और जो तीसरी गलती, जो लास्ट की 2 गलतियाँ मैंने बताई ना, तीसरी और चौथी, तीसरी मैंने करी थी, चौथी मैंने नहीं करी। अगर करता चौथी तो मैं फेल हो जाता। अभी मैं तुम्हारे सामने ऐसे बोल रहा था जैसे 11th क्लास का फेलियर बोल रहा है, 11th क्लास रिपीट करने वाला बोल रहा है। इस क्लास में 11 अभी मैं 12th के जैसे बोर्ड्स दे रहा हूँ। अगर मैंने ये लास्ट की 2 गलती करी होती तो मैं 11th के फाइनल एग्ज़ाम दे रहा होता इस वक्त।
दो लोग होंगे इसमें से। मेजोरिटी लोग क्या करेंगे कि इग्नोर कर देंगे मेरी बात को, गलतियाँ करेंगे। तो अगर तुम उसमें से हो तो अगले साल आना और बताना कि तुम्हारा क्या हाल हुआ है इस बार। और दूसरे लोग वो होंगे जो कि मेरी बात को सीरियसली लेंगे, वो भी आना और बीच में मुझे बताना जब क्लास स्टार्ट होंगी तुम्हारी, जब तुम सिलेबस कर चुके होगे, जब तुम ये सारी चीज़ें मेरी फॉलो कर चुके होगे, जो मैंने सॉल्यूशन बताया, जो गलतियाँ मैंने बोली वो अवॉइड कर चुके होगे। तो देखो, तुम अगर 11th क्लास स्टार्ट होने से पहले ऐसे सिलेबस कवर कर लोगे तो तुम्हें ही 90% बच्चों से आगे कर देगी। 90% बच्चे में से काफ़ी सारे बच्चे वीडियो देख नहीं रहे होंगे, इसमें से भी जो वीडियो देख रहे हैं वो 90% बच्चे काम करेंगे नहीं। सो तुम्हारा कवर सिलेबस हो जाएगा, तुम टॉपर बन सकते हो। मान लो तुम्हारा 10th तक तुम एवरेज स्टूडेंट है, पर यहाँ पे सारी चीज़ें रिसेट हो जाती हैं, सच बता रहा हूँ।